Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का चैप्टर है हार्वेस्ट हाइमन। ठीक है, ये एक पोयम है और लास्ट वीडियो में हमने बच्चे इस पोयम का देख लिया था एक्सप्लेनेशन, मतलब इस पोयम के अंदर क्या है हमने उसको हिंदी ट्रांसलेट करके बहुत अच्छी से समझ लिया था। अगर आपको पोयम से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट करके अपनी सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो रहेगा बच्चे हमारा इस चैप्टर के एक्सरसाइज वीडियो, मतलब यहाँ पर हम बच्चे इस चैप्टर के एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चे हमें एक बार इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना। समराइजेशन देख लेंगे तो चैप्टर का मतलब पूरा चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा और जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सारा चैप्टर अभी हमें फ्रेश होके चुका होगा, फ्रेशन अप होके चुका होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चे मैन्स वॉइस मतलब मैन हाइमन सिंग कर रहे हैं। Lord of the lotus, Lord of the harvest, bright and munificent Lord of the morn, मतलब ओ कमल के देवता, हार्वेस्ट के देवता, इस चमकीली सुबह के उदार देवता। Thine is the bounty that prospered our sowing, thine is the bounty that nurtured our corn. आप की कृपा से हमारा ये जो मक्का है आज नर्चर्ड हुआ, इसका पालन पोषण हुआ है और आप ही की कृपा से हमारी ये बोई हुई फसल आज सफल हुई है, उग के आई है। We bring thee our songs and our garland for tribute, the gold of our field and the gold of our fruit. हम आपके सम्मान में अपने गीत लाए हैं, फूलों की माला लाए हैं, खेत का सोना और फल का सोना लाए हैं। ठीक है, O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya, with cymbal and flute. O mellowing radiance, O mellowing ये शांत चमकदार प्रकाश देने वाले दाता, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं ओ सूर्यदेव, मंजीरे और बांसुरी बजाकर। ठीक है, सेकंड स्टेंजा में वरुण देव को डेडिकेटेड है। Lord of the rainbow, Lord of the harvest, great and beneficent Lord of the main. ओ इंद्रधनुष के देवता, हार्वेस्ट के देवता, समुद्र के महान और दयालु देवता। Thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that fostered our grain. आप ही की कृपा है कि हमारा ग्रेन फॉस्टर्ड हुआ है, ग्रेन का मतलब पालन पोषण हुआ है और आप ही की कृपा से हमारे जो खेत का फ्यूरोज है, फ्यूरोज खेत के जो लाइन्स हैं वो चेरिस्ड हुई हैं, वो फुलफिल हुई हैं। We bring thee our thanks and our garlands for tribute, the wealth of our valley, new garland and ripe. हम आपके सम्मान में धन्यवाद, फूलों की माला, घाटियों का वेल्थ लाए हैं जो कि अभी नया है और पका हुआ है। ओ सेंटर ऑफ रेन एंड द ड्यूफॉल, वी हेल दी, वी प्रेज दी, वरुण विद सिंबल एंड पाइप। ओ बारिश को भेजने वाले, ओ उसकी बूंदें भेजने वाले, हम आपके अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं वरुण देव, मंजीरे बजाकर और पाइप बजाकर। ठीक है, फिर वुमेन सिंग कर रही हैं। क्वीन ऑफ द गार्ड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर ओ अर्थ। ओ लौकी की देवी, ओ हार्वेस्ट की देवी, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत एक सर्वशक्तिमान माँ हैं। Thine is the plentiful bosom that feed us. आपकी ही कृपा से, आपके ही बॉसम से हमको आप फीड कराती हैं और आप अपने वॉर्म रूपी मतलब आपका जो वॉर्म है, आपका जो यूट्रस है, जिसकी वजह से हमारा रिचेस, हमारा धन जन्म लेता है। We bring thee our love and our garland for tribute, with gift of thy opulent giving me come.
हम आपके सम्मान के लिए अपना प्यार, फूलों की माला और कुछ गिफ्ट लाए हैं जो कि हमको आप ही से मिले हैं। O source of our manifold gladness, we hail thee, we praise thee, O पृथ्वी with cymbal and drum। ओ हमारी बहुत सारी खुशियों की मतलब आप हमारी बहुत सारी खुशियों का सोर्स हो। हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, ओ पृथ्वी माँ मंजीरे और ड्रम बजाकर। नेक्स्ट एंड लास्ट है, सब गाते हैं जो, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल, इनएफेबल ओम। इस ब्रह्मांड के देवता, इस जीवन के देवता, आप अनंत हैं और आपका बयान नहीं किया जा सकता। दो आर्ट द सीट एंड द साइट ऑफ आवर हार्वेस्ट, दो आर्ट आवर हैंड एंड आवर हर्ट एंड आवर होम। आप ही वो बीज हैं और आप ही हमारे हार्वेस्ट का हसिया हैं। आपसे ही हमारे हाथ, दिल और हमारा घर है। We bring thee our life and our labor for tribute. Grant us this also, thy counseling, thy care. हम आपके सम्मान में अपना जीवन लाए हैं, अपनी मेहनत लाए हैं। कृपा करो, हमारी सहायता करो, हमें काउंसिल करो और हमारी केयर करो। O life of all life and all blessing, we hail thee, we praise thee, O Brahma with symbol and prayer। सारे जीवन के दाता, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं ब्रह्मदेव, सिंबल बजाकर मतलब मंजीरे बजाकर और प्रेयर गाकर। ठीक है जी बच्चे, ये था हमारे चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। चलिए तो अभी बारी आ जाती है चैप्टर के एक्सरसाइज की, जो कि स्टार्ट होती है लेट अस डिस्कस के साथ। ठीक है, लेट अस डिस्कस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, write the stanza number for the main idea of each stanza given below. Share your answer with your classmate and teacher. देखो, हमने जब पोयम पढ़ी थी तो हमने पोयम में बच्चे क्या नोटिस किया था कि हमारी पोयम के अंदर 4 स्टेंजा हैं, है ना। फर्स्ट स्टेंजा में बच्चे मैंस की वॉइस है, मतलब मैंस प्रेयर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टेंजा में मतलब थर्ड स्टेंजा में बच्चे फीमेल जो है वो हाइवन सिंग कर रही हैं और फोर्थ स्टेंजा में सब लोग मिलके सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बच्चे यहाँ पर कुछ स्टेंजास दिए हुए हैं और आपको उनको पढ़ के ये बताना है कि ये स्टेंजा कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। ठीक है, देख लेंगे तो देखो, जैसे फर्स्ट स्टेंजा है, The speaker recognized the Lord's kindness and praised him for nourishing the field. फर्स्ट स्टेंजा है कि जो पीपल हैं वो याद कर रहे हैं भगवान की दयालुता को और उनको प्रेज कर रहे हैं कि उनका जो फील्ड उनकी वजह से नरिश हुआ है। कौन सा स्टेंजा है बच्चे ये बताइए। देखो, ये तो फर्स्ट स्टेंजा है जहाँ पर स्पीकर ने रिकॉग्नाइज किया है लॉर्ड की काइंडनेस को और उनको प्रेज किया है कि उनका जो फील्ड है वो नरिश किया उन्होंने। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा है, द स्पीकर प्रेज द जेनरोसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हु इंश्योर अ रिच हार्वेस्ट। जो जेनरोसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, कौन से स्टेंजा के अंदर क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स को याद किया गया है, उनको प्रेज किया गया है। फोर्थ स्टेंजा में, है ना, जब सब लोग मिलके ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चे फोर्थ स्टेंजा। थर्ड है, द स्पीकर डिवोट्स देयर लाइव्स एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड एंड सीक हिज सपोर्ट, विजडम एंड केयर। देखो, जो स्पीकर है उसने अपनी लाइफ को और अपने काम को उनको डिवोट किया है उनके रेस्पेक्ट में और उनसे सपोर्ट, विजडम और केयर मांग रहे हैं। कौन से स्टेंजा में जी? फोर्थ स्टेंजा में, है ना। तो ये भी फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ वन है, द स्पीकर पे homage to the earth and appreciate her role in supporting life by dedicating their harvest. अर्थ को कौन से स्टेंजा में प्रेज किया गया था? थर्ड स्टेंजा में, जब वुमेन्स
हायमन सिंह कर रही थी तुम, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे स्टेंजा थर्ड। ठीक, तो देखो एक बार वंस रीड करें। फर्स्ट स्टेंजा है, द स्पीकर रिकॉग्नाइज द लॉर्ड्स काइंडनेस एंड प्रेज हिम फॉर नरिशिंग द फील्ड, स्टेंजा 1। सेकेंड है, द स्पीकर प्रेज द जेनरसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स who ensure a rich harvest, stanza 4. Third है, the speaker devotes their lives and work as a mark of the respect to the Lord and seek his support, wisdom and care, stanza 4. Next fourth one है, the speaker pay homage to the earth and appreciate her role in supporting life by dedicating their harvest. तो यहाँ पर है बच्चे स्टेंजा थर्ड। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। देखो आपको ये सेंटेंस को इस फिलअप को कंप्लीट करना है ब्रैकेट में से कोई एक एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके। फाइन, जैसे कि देखेंगे अपना फर्स्ट वन है, द सेटिंग ऑफ द पोयम इज अ रूरल लैंडस्केप पॉसिबली ड्यूरिंग अ डैश फेस्टिवल। जो पोयम का सेटिंग है रूरल लैंडस्केप है ना, पॉसिबली और मेनली ये कब का है, ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट फेस्टिवल और अ रिलीजियस फेस्टिवल। पूरा चैप्टर ही हार्वेस्ट फेस्टिवल के ऊपर है, हार्वेस्ट के टाइम का प्रेयर है तो हार्वेस्ट आएगा यहाँ पर, है ना। तो द सेटिंग ऑफ द पोयम इज अ रूरल लैंडस्केप पॉसिबली ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, सेकंड है, द टोन ऑफ द पोयम इज रेस्पेक्टफुल एंड सेलिब्रेटरी बिकॉज इट प्रेज। जो पोयम का टोन है बहुत ही रेस्पेक्टफुल और सेलिब्रेटरी है, मतलब सेलिब्रेट करता हुआ है, क्योंकि वो प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं विद डीप रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड के साथ किसकी तारीफ करी जा रही है जी यहाँ पे, द मैन एंड वुमेन, मतलब मैन और वुमेन की, अदरवाइज नेचर ऑफ द लॉर्ड, इस प्रकृति के भगवान की। तो क्लियर है, नेचर एंड द लॉर्ड, इस नेचर की और भगवान की यहाँ पर प्रेज करी जा रही है। ठीक है, तो रहेगा यहाँ पर द टोन ऑफ द पोयम इज रेस्पेक्टफुल एंड सेलिब्रेटरी बिकॉज इट प्रेज नेचर एंड द लॉर्ड विद डीप रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक, क्वेश्चन 3 है, इन द लाइन दो आर्ट्स आवर हैंड, मतलब दो मतलब यू, आर्ट मतलब आर, यू आर आवर हैंड्स एंड आवर हर्ट एंड आवर होम इज द लेटर एच इज कैपिटलाइज्ड इन हैंड, हर्ट एंड होम, बिकॉज यहाँ पर हैंड, हर्ट और होम में एच कैपिटलाइज है। क्यों है? इट represents द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर। क्या ये जो एच कैपिटलाइज है इधर, ये फार्मर्स के हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज गॉड रिसाइड्स इन दैम, या फिर भगवान का इनमें वास है तो गॉड्स रिसाइड्स इन दैम, है ना, क्योंकि यहाँ पर भगवान का वास है इन सब में। कह रहा है ना, यू आर आवर हैंड एंड आवर हर्ट एंड आवर होम। सो इन द लाइन दो आर्ट आवर हैंड and our hurt and our home, the letter H is capitalized in hand, hurt and home because God resides in them. Clear? बढ़िया से जी। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है then we should move on to our next question. बच्चे next question we have third part है, देखो, identify the poetic device used in the following lines from the poem. ये जो यहाँ पर 2 लाइन्स दी गई हैं पोयम की, ठीक है, उनमें से आपको यहाँ पोएटिक डिवाइस बताना है
या एलिटरेशन यूज़ हो रहा है या अदरवाइज कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ब्राइट एंड म्यूनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है बच्चे, ब्राइट एंड म्यूनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। यहाँ पर यूज़ हो रहा है एलिटरेशन, ब्राइट एंड म्यूनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, यहाँ पर एलिटरेशन यूज़ हो रहा है। एंड इन सेकेंड वी ब्रिंग दी आवर लाइव्स एंड आवर लेबर फॉर ट्रिब्यूट। यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, हम आपके लिए अपनी लाइफ और अपनी मेहनत लाए हैं आपके सम्मान में। यहाँ पर भी एलिटरेशन यूज़ हो रहा है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स में कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है, एलिटरेशन। क्लियर, बढ़िया से, अच्छे से समझ आया। चलिए, अगर अच्छे से समझ आया बच्चे तो मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, फोर्थ वन वी हैव मैच द लाइन फ्रॉम द पोएम इन कॉलम 1 विद द एक्सप्रेशन इन कॉलम 2। यहाँ पर लाइंस को कॉलम 1 की कॉलम 2 के साथ मैच करना है। एंड चूज द एप्रोप्रिएट पोइटिक डिवाइस फ्रॉम द बॉक्स एंड गिवन बिलो एंड राइट इन कॉलम 3। और देखो यहाँ पर फिर कौन सा, मतलब कोई एक पोइटिक डिवाइस को चूज करना है इस बॉक्स में से और उसको लिखना है कॉलम 3 के अंदर। क्लियर, बढ़िया। यहाँ पर फिर ये कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज हुआ, ठीक है, क्लियर है नहीं। यहाँ बहुत सारे, रिमेंबर इट, हमारे पास सिर्फ ये 3 पार्ट्स ही हैं, तो यहाँ पर 2 आई थिंक एक्स्ट्रा हैं, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। सो बच्चे ध्यान से करेंगे। देखो, फर्स्ट वन है स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, मतलब प्यारी और ओमनीपोटेंट मदर, सर्वशक्तिमान माँ। तो इसको हम किसके साथ मतलब मैच करेंगे, क्रिएट अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन एंड अपील्स टू द सेंस, या फिर implied comparison of growth and reaping with beginning and end of all life, या फिर the earth is being given a human like qualities। तो यहाँ पर थर्ड वन बच्चे करेक्ट है कि स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, अर्थ को ही तो कहा है ना। तो यहाँ पर है द अर्थ इज बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड वन करेक्ट है कि द अर्थ इज बीइंग गिविंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्डनेड एंड राइप। द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्डनेड एंड राइप, इसको मैच करेंगे, क्रिएट अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन एंड अपील्स टू द सेंस, और implied comparison of growth and reaping with beginning and end of all life। तो बच्चे इसका फर्स्ट वन करेक्ट है, create a clear description of the scene and appeal to the senses। ठीक है, थर्ड वन है thou art the seed and the scythe, you are the seed and the scythe, आप स्टार्टिंग से एंड तक हैं, है ना। तो इसका जी कौन सा करेक्ट है, इसका फर्स्ट वन करेक्ट है, नहीं सॉरी, इसका सेकेंड वन करेक्ट है, इम्प्लाइड कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड रीपिंग विद बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल लाइफ। ठीक है, और कॉलम थर्ड में हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, कॉलम थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहला रहेगा पर्सोनिफिकेशन, आफ्टर देन इमेजरी एंड आफ्टर देन आ जाएगा यहाँ पर मेटाफोर। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ना। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, certain words or phrase are repeated in the same line of the poem। कुछ वर्ड और फ्रेज रिपीट हुए हैं सेम लाइन ऑफ द पोयम, जैसे फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट। फाइंड मोर सच रिपीटेशन फ्रॉम द पोयम, व्हाट इज द पोइट्स पर्पस फॉर यूजिंग रिपीटेशन इन द पोयम। पहले तो बच्चे आपको वो सारे वर्ड्स बताने, रिपीटेशन वर्ड्स बताने जो पोयम में यूज हुए हैं, और फिर आपको ये भी बताना है
कि वो पोएट का ये मेन पर्पस क्या है, ये पोयम में रिपीटेशन यूज़ करने का, एक एक वर्ड को बार बार रिपीट करने का क्या ही इंटेंशन होगा उसका। ठीक है, तो देखो सच रिपीटेशन बतानी है तो एक हो सकता है, वी ब्रिंग दी आवर सॉन्ग्स एंड आवर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट। ये लाइन बार बार रिपीट हुई है, वी ब्रिंग दी आवर सॉन्ग्स एंड आवर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट। एंड सेकेंड है, वी प्रेज दी। ये दो डिटीज बार बार रिपीट हुई हैं हर एक स्टेंजा में, है ना। तो वी प्रेज दी रिपीटेड फॉर डिफरेंट डिटीज, है ना, क्लियर है। चलिए, अच्छा पोइट का मेन पर्पस क्या रहा होगा ये रिपीटेशन को पोएम में यूज करने का। सो यहाँ आंसर लिखेंगे, द पोइट यूज रिपीटेशन टू क्रिएट अ रिदमिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी, emphasize the importance of the gratitude and unify the voice of the community in praise. The poet used repetition to create a rhythmic and musical quality, emphasize the importance of gratitude and unify the voice of the community in praise. Clear? बढ़िया से, आई होप बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगर बढ़िया से क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द पोयम यूज सिंबॉलिज्म। यहाँ पोयम ने सिंबॉलिज्म यूज किए हैं टू कन्वे डीपर मीनिंग, कुछ डीपर मीनिंग को कन्वे करने के लिए। मैच द सिंबल्स इन कॉलम 1 विद द मीनिंग दे कन्वे इन कॉलम 2। सिंबल जो है उनको कॉलम 2 के मीनिंग के साथ हमें क्या करना है, सिंपली मैच करना है। फाइन, चलो तो मैच कर लेंगे। देखो फर्स्ट है पृथ्वी, मतलब द अर्थ। अर्थ किसको सिंबलाइज किया गया है, लाइट, एनर्जी, लाइफ को, रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ द वार्मथ एंड प्रॉस्पेरिटी। नो। सेकंड है मर्सी एंड नरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। नहीं। थर्ड वन है fertile land, motherhood and nurturing the source of all life. Exactly, जो पृथ्वी हमारी मदरहुड से रिलेट करती, फर्टाइल लैंड, नर्चरिंग द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, तो ये वाला करेक्ट है ना। फर्स्ट का कॉलम 2 से थर्ड वन करेक्ट है, फर्स्ट को मैच कर देंगे थर्ड से। सेकंड है सूर्य, द सन। सन को हम मैच करेंगे, देखो फर्स्ट वन से ही मैच कर लेंगे क्योंकि लाइट है, एनर्जी है, लाइफ है, रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रोस्पेरिटी, है ना। द लाइट, एनर्जी एंड लाइफ रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है। थर्ड वन है वरुण, दैट मीन्स रेन। रेन को हम एक ही बचता है फिर सेकंड वाला, इससे हम मैच कर लेंगे। मर्सी एंड नरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। मर्सी एंड नरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। क्लियर, एकदम बढ़िया से। वंस रीड करेंगे देन देखो, द अर्थ जिसका थर्ड वन करेक्ट है, फर्टाइल लैंड, मदरहुड, नर्चरिंग द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ। सेकेंड है सूर्य, द सन, जिसको फर्स्ट वन से मैच कर रहे हैं, लाइट, एनर्जी, लाइफ, रिप्रेजेंटिंग द गिवर ऑफ वार्मथ एंड प्रोस्पेरिटी। थर्ड है वरुण और रेन, जिसको मैच करेंगे सेकेंड वन के साथ, मर्सी एंड नरिशमेंट, क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, विच इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचो और जस्ट लिखो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है सबसे पहले, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर्स द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और जस्ट इसके बिहाफ पर बच्चे फिर जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स करने हैं। फाइन, जैसे फर्स्ट स्टेंजा है हमारे पास,
We bring thee our songs and our garland for tribute, the gold of our field and the gold of our fruit. O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya with cymbal and flute. इसका मतलब क्या है बच्चे? देखो, वी ब्रिंग दी, हम आपके लिए लाए हैं आवर सॉन्ग्स, हमारे गीत, एंड आवर गार्लिंड्स, हमारी बनाई हुई फूलों की माला, फॉर ट्रिब्यूट, आपके सम्मान में, द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड्स ऑफ आवर फ्रूट, हम अपने फलों का सोना और अपने खेत का सोना आपके लिए लाए हैं, आपके लिए कुछ गीत लाए हैं और फूलों की माला लाए हैं हम आपके सम्मान के लिए. O giver of mellow ingredients, we hail thee, we praise thee, O Surya, with cymbal and flute. Mellow ingredients के दाता, मतलब इस शांत प्रकाश के दाता, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, ओ सूर्यदेव, सिंबल बजाकर, मतलब मंजीरे बजाकर और बांसुरी बजाकर. ठीक है, बड़े ऐसे एक्सट्रैक्ट क्लियर है. चलिए देन इसके बिहाफ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस. जैसे फर्स्ट वन है, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग सॉन्ग्स एंड गार्लैंड्स एज ट्रिब्यूट सजेस्ट अबाउट द पीपल्स रिलेशनशिप विद द डिवाइन. देखो, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब इसको लाने का मतलब सॉन्ग लाए हैं, फूलों की माला लाए हैं आपके सम्मान में. क्या सजेस्ट करता है पीपल के रिलेशनशिप को डिवाइन के साथ? क्या क्या मतलब क्या रिलेशन मतलब वो दिखाता है? ऑप्शन देखेंगे. दे फियर द गॉड एंड विश टू काम दैम इन एनी वे पॉसिबल, मतलब उनको भगवान से डर लगता है और वो कैसे भी किसी भी तरीके से जस्ट उनको शांत करना चाहते हैं. बिल्कुल भी नहीं. सेकंड है, दे हैव अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन. उनके मन में मतलब उनके मन में डिवाइन के लिए बहुत सारा रेफरेंस और ग्रेटिट्यूड है, मतलब धन्यवाद की एक फीलिंग है. हाँ जी, वो एक्चुअली उनको धन्यवाद ये तो करना चाहते हैं, है ना. वो धन्यवाद कर रहे हैं इस तरीके से आपके लिए, आपके सम्मान में फूलों की माला लाए हैं, गीत लाए हैं, बहुत सारा जो भी कुछ हर एक स्ट्रेंजा में अलग अलग लेके आए हैं, वो सारा कुछ उनके सम्मान में है, उनको धन्यवाद करने के लिए, है ना. चलिए लेकिन नेक्स्ट सी और डी भी देख लेंगे. दे आर फोर्स टू परफॉर्म रिचुअल विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन, मतलब उनको फोर्स किया गया है ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, जबकि उनको डिवाइन की कोई समझ नहीं है. स्टिल दे परफॉर्म्ड, नहीं, ऐसा नहीं है. तो C1 भी गलत है. एंड डी, दे डिपेंड ऑन द गॉड फॉर देयर डेली नीड्स एंड एक्टिविटी, वो भगवान पर निर्भर हैं अपनी डेली रोज की ज़रूरतों के लिए और अपनी रोज की दिनचर्या के लिए. नॉट एट ऑल, है ना. सो B1 इज करेक्ट. दे हैव अ डीप सेंस ऑफ रेफरेंस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन. ठीक है. सो what is the act of bringing songs and garland as tribute suggest about the people's relationship with the divine? इसका B1 करेक्ट है. They have a deep sense of reverence and gratitude towards the divine. ठीक है. सेकेंड वन देखेंगे बच्चे. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली. हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है सुटेबली, जैसा भी जो भी हमको चीज़ समझ में आती है. देखो, द वर्ड गोल्ड इन द फ्रेज द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट सिम्बलाइज. एक फ्रेज है हमारे पास सूर्यदेव वाले फर्स्ट स्टेंजा में, द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट. तो यहाँ गोल्ड क्या मतलब है? गोल्ड का मतलब क्या है? देखो, गोल्ड मतलब होता है सोना, और खेत का सोना क्या है उनका? खेत का सोना ही उनकी अमीरी है ना. उनकी फसल ही उनका गोल्ड है. तो वो अपने खेत का सोना लाए हैं, मतलब अपनी फसल आपके लिए लेकर आए हैं आपके सम्मान में, है ना. ठीक है. तो यहाँ पर गोल्ड क्या सिंबलाइज करता है? रिचनेस एंड एबंडेंस ऑफ द हार्वेस्ट. रिचनेस एंड एबंडेंस ऑफ द harvest. The word
Gold in the phrase the gold of our field and the gold of our fruit symbolize richness and abundance of the harvest. ठीक है. थर्ड वन है, how does the description O giver of mallow ingredients help us understand Surya's role in the harvest? मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है O giver of mallow ingredients, इस चमकदार प्रकाश के दाता कैसे कैसे हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए सूरज के रोल को हार्वेस्ट में. बताओ, मतलब सूरज का क्या रोल है हार्वेस्ट में? क्या रोल है? वो क्या करता है? सूरज का क्या रोल है? बताओ. सो यहाँ हम अपना आंसर लिखेंगे. इट हाईलाइट्स सूर्याज या सन्स रोल इन ripening and nurturing the crops by providing gentle, life-giving light. It highlights Surya's role in ripening and nurturing the crops by providing gentle, life-giving life-giving lights. ठीक है? क्लियर है? बढ़िया से. How does the description O giver of mallow ingredients help us understand Surya's role in the harvest? So, it highlights Surya's role in ripening and nurturing the crops by providing gentle, life-giving light. Clear है? चलिए तो फोर्थ वन पे मूव करेंगे. बच्चे फोर्थ वन है filling the blanks by selecting the correct option from those given in the bracket. फिलअप्स करना है आपको, मतलब ये ब्लैंक फिल करना है अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करके, ये जो ब्रैकेट में है ना. सो दिस यूज ऑफ सिंबल एंड फ्लूट सिग्निफाइज. सिंबल मतलब ये वो मंजीरा, फ्लूट बांसुरी. तो यहाँ मंजीरा और बांसुरी का जो यूज है क्या सिग्निफाइज करता है? जॉय और सेलिब्रेशन, उनका खुशी और उनका सेलिब्रेशन. अदरवाइज मेडिटेशन एंड वर्शिप, मेडिटेशन एंड वर्शिप सिग्निफाइज करता है या उनका खुशी और उनका सेलिब्रेशन. हार्वेस्ट का टाइम है तो ऑब्वियसली जॉय और सेलिब्रेशन को यहाँ पे ये सिग्निफाइज करता है ना. तो यहाँ पर रहेगा बच्चे द यूज ऑफ सिंबल एंड फ्लूट सिग्निफाइज जॉय एंड सेलिब्रेशन. क्लियर? बढ़िया से. चलिए देन, अगर ये बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 2 में एक अनदर एक्सट्रैक्ट है. सबसे पहले उसी को रीड करेंगे. देखो, ऑल वॉइस, सब लोग मिलके गाते हैं. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल, इनएफेबल ओम. मतलब इस ब्रह्मांड के भगवान, हमारे इस जीवन के भगवान, फादर इटर्नल, मतलब आप अनंत हैं. और इनएफेबल ओम मतलब आपको वर्णन नहीं किया जा सकता. दो आर द सीड इन साइट ऑफ आवर हार्वेस्ट. आप ही हमारे बीज हैं और आप ही हमारे हार्वेस्ट का साइट हैं. दो आर्ट आवर हैंड एंड आवर हर्ट एंड आवर होम. आप ही हमारे ये हाथ है, आप ही की वजह से ये हाथ है, हमारा दिल है और हमारा घर है. ठीक है? क्लियर है ये एक्सट्रैक्ट? अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर करेंगे. जैसे इन अ फ्रेज लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, ये जो फ्रेज है लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग मतलब इस जीवन के भगवान, सारे हमारे जीवन के भगवान. बीइंग्स के अंदर देखो एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग सब आ जाते हैं. ठीक है? सो व्हाट डज द वर्ड बीइंग मोस्ट लाइकली रेफरेंस टू? बताइए. बीइंग का क्या मतलब है? इसमें सारा कुछ आ जाता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग एंड प्लांट्स वगैरह सारा कुछ. तो आवर फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी नहीं. सेकंड है आवर एंटायर एग्जिस्टेंस, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस एक्चुअली यही है. ठीक है? सो आवर एंटायर एग्जिस्टेंस करेक्ट ऑप्शन है. सी और डी भी देख लेंगे. आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं. एंड नेक्स्ट है आवर
अर्थली प्रोग्रेशन, पोजेशंस, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आवर एंटायर एग्जिस्टेंस करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो इन द फ्रेजेस लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, व्हाट डज द वर्ड बीइंग मोस्ट लाइकली रेफर टू? तो यहाँ आंसर है हमारा बी वाला, आवर एंटायर एग्जिस्टेंस। क्लियर है बढ़िया से? चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चे, आइडेंटिफाई whether the following statement is true or false. सिंपली आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो, द इमेजरी ऑफ द सीड इन द साइथ, imagery of the seed and the scythe symbolize the divine's role as both the beginning मतलब बनाने में भी and the end harvest of the agricultural site। तो क्या भगवान का रोल है, डिवाइन का रोल है शुरू से लेके एंड तक? बिल्कुल है, वही बीज है और वही साइथ है, उन्हीं की हेल्प से हम बीज को क्रॉप कर पाए, बीज को ग्रो कर पाए और उन्हीं की हेल्प से हम हार्वेस्ट कर पाए, है ना। सो ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। ठीक है, द इमेजरी ऑफ द सीड्स इन द साइड सिंबलाइज द डिवाइन्स रोल एज बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल साइकिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारा बच्चे ट्रू। चलिए देन थर्ड वन पे मूव करेंगे। थर्ड वन है, आइडेंटिफाई द फेजेस from the extract that mean the following। identify the phrases, वो फेज पहचानना है एक्सट्रैक्ट में से जिसका जिसका वो मतलब है। तो ए है, द डिवाइन इज टाइमलाइन एवरलास्टिंग प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या फ्रेज यूज होगा? द डिवाइन एज अ टाइमलेस एवरलास्टिंग प्रेजेंस। अनंत, तो आपकी जो प्रेजेंस है वो एवरलास्टिंग है, अनंत है। फादर इटर्नल है ना, मतलब टाइम के बियॉन्ड है। वो जो डिवाइन है वो टाइमलेस है, एवरलास्टिंग उसकी प्रेजेंस है, एवरलास्टिंग अनंत, है ना। सो यहाँ आ जाएगा जी फादर इटर्नल, यही फ्रेज यूज हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ होगा फादर इटर्नल। B1 है, बियॉन्ड human comparisons or descriptions, beyond human comparisons or description। तो ineffable, ओ मतलब जिसका कि डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, जो वर्णन नहीं किया जा सकता जिसका, तो यहाँ पर आएगा ineffable ओम। ठीक है, द डिवाइन इज अ टाइमलेस एवरलास्टिंग प्रेजेंट, यहाँ है फादर इटर्नल। और सेकंड है बियॉन्ड ह्यूमन कंपैरिजंस और डिस्क्रिप्शंस, तो यहाँ पर आएगा बच्चे इनएफेबल ओम। ठीक है, क्लियर? चलिए अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ डू वी नो दैट दीज लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आर स्पोकन एज अ चॉरस? हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो लाइन है एक्सट्रैक्ट में वो एज अ चॉरस स्पीक करी गई हैं, बोली गई हैं? तो कैसे पता लगा? लाइक चॉरस मतलब सब लोगों ने मिलके गाएंगे, ऊपर एग्जैक्टली लिखा हुआ है ऑल वॉइसेस, सबकी वॉइस है यहाँ पर, है ना। वो कलेक्टिव को इंडिकेट करता है ना, मतलब एंटायर कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है, नहीं ऑल वॉइस, मैंस वॉइस, मैन ने उनको ये हाइमन सिंह किया, वुमेन्स वॉइस, वुमेन ने हाइमन सिंह किया, एंड इन लास्ट ऑल वॉइस, तो सबने मिलके हाइमन सिंह किया। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे, दीज लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आर स्पोकन एज अ chorus because the stranger is introduced with all voices, indicating a collective choral praise by entire community। ठीक है, so this line from the extract are spoken as a chorus because the stranger is introduced with all voice,
indicating a collective choral praises by the entire community. क्लियर है? बढ़िया से। चलिए देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फाइन करेंगे तो जैसे फर्स्ट है वाई डू द फार्मर हेल द गॉड ऑफ द रेन। वाई मतलब ये जो किसान है वो बारिश के देवता को क्यों हेल कर रहे हैं, क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों उनका अभिनंदन कर रहे हैं? क्योंकि बारिश भी तो ज़रूरी है ना क्रॉप्स को ग्रो कर पाने के लिए। इसलिए वो ग्रेटफुल है वरुण देव के भी कि उन्होंने उनके फील्ड को, उनके खेत को नरिश किया अपनी बारिश और अपनी ओस की बूंदों के साथ, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बच्चे द फार्मर हेल द गॉड ऑफ द रेन बिकॉज रेन इज असेंशियल फॉर द क्रॉप्स to grow and they are grateful to Varun for nourishing the field with rain and dew, है ना। The farmer hail the god of rain because rain is essential for the crops to grow and they are grateful to Varun for nourishing the field with rain and dew. ठीक है। Second one है what is being referred to as wealth of our valley and why। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? वेल्थ ऑफ आवर वैली, हमारी घाटियों की संपत्ति, जो कि क्या है एक्चुअली हमारी फ्रेश हार्वेस्टेड क्रॉप है, ताजी अभी कटी हुई फसल है ना। वही तो हमारी वैली का वेल्थ है ना। और क्यों क्यों रेफर किया है ये फेज? तो बच्चे हम यहाँ लिखेंगे द फेज wealth of our valley refers to the freshly harvested crop which represent the rich produce gathered from the valleys, symbolizing prosperity and abundance. The phrase wealth of our valley refers to the freshly harvested crops which represent the rich produce gathered from the valley, symbolizing prosperity and abundance. ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है देन मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेट वन रीजन, एक रीजन बताओ why the woman refers to the earth as a source of manifold gladness। एक रीज़न बताओ कि जो वुमेन्स हैं उन्होंने अर्थ को ऐसा क्यों कहा है सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस, मतलब बहुत सारी खुशियों का आप सोर्स हैं। क्यों कहा है? क्योंकि जो अर्थ है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब छाया हमें, मतलब छत देती है, एंड लाइफ देती है, जो कि जॉय लेके आती है, सस्टेनेंस लेके आती है, एंड वेल बीइंग टू ऑल, है ना। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा जी? द वुमेन रेफर्स टू द अर्थ एज अ सोर्स ऑफ मैनीफोल्ड ग्लैडनेस बिकॉज मदर अर्थ प्रोवाइड फूड, shelter and life, bringing joy, sustenance and well-being to all, है ना। The woman refers to the earth as a source of manifold gladness because Mother Earth provide food, shelter and life, bringing joy, sustenance and well-being to all. Clear? बढ़िया से। चलिए देन मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। Why does everyone in the poem offer their labor for tribute? क्यों पोयम में सब लोग ऑफर कर रहे हैं अपनी मेहनत सम्मान बतौर? क्यों? एक्चुअली वो अपना लेबर भी ट्रिब्यूट में ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो अपना ग्रेटनेस दिखाना, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं अपना डिवाइन को, है ना। वो ब्लेस्ड है, वो हार्डवर्क से ब्लेस्ड है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवाइन। ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? एवरीवन इन द पोयम ऑफर देयर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट टू शो ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन फॉर ब्लेसिंग देयर हार्ड वर्क्स with a successful harvest and to dedicate their celebration, unity and richness of the efforts to the
greater cosmic power. Harvest season. Everyone in the poem offers their labor for tribute to show gratitude to the divine for blessing their hard work with a successful harvest and to dedicate their celebration, unity, and richness of the efforts to their greater cosmic power. Harvest season. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, why has the poet presented the poem as a voice of man, women and all voice? पोयम के अंदर पोइट ने ऐसे क्यों प्रेजेंट किया है? मैन की वॉइस है, वुमेन्स वॉइस है और ऑल वॉइस है। क्यों? देखो, द पोइट हैज represent the poem as a voice of man, woman and all voices to show the entire community, regardless of gender, comes together in unity and gratitude to celebrate the harvest and praise nature and divinity. The poet has presented the poem as a voice of man, woman and all voices to show that the entire community, regardless of gender, comes together in unity and gratitude to celebrate the harvest and praise nature and divinity. ठीक है, क्लियर? चलो 6 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। हाउ डज द पोइट क्रिएट द जॉयस एटमोस्फेयर ऑफ रूरल इंडिया एट द हार्वेस्टिंग टाइम? मतलब पोइट ने कैसे क्रिएट किया ऐसा एटमोस्फेयर रूरल इंडिया में हार्वेस्टिंग टाइम पर? यहाँ आंसर लिखेंगे, द पोइट क्रिएट अ जॉयस एटमोस्फेयर ऑफ रूरल इंडिया एट हार्वेस्ट टाइम बाय यूजिंग vivid imagery, musical instruments like cymbals, flute and drums, and words of praise and thanks the poet conveys. The poet creates the joyous atmosphere of rural India at harvesting time by using vivid imagery, musical instruments like cymbals, flutes and drums, and work of the praise and thanks the poet conveys. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देन why is the poem presented as a hymen? Why is the poem presented as a hymen? जो पोयम है उसको हाइमन की तरह से क्यों प्रेजेंट किया गया है? क्योंकि हाइमन एक गीत होता है तारीफ करने के लिए, भक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए नेचर और डिवाइन के लिए, है ना? सो द पोएम इज प्रेजेंटेड एज अ हाइमन because it is a song of praise and devotion expressing spiritual gratitude towards nature and the divine for the blessing of the harvest. The poem is presented as a hymen because it is a song of praise and devotion expressing spiritual gratitude towards nature and the divine for the blessing of the harvest. ठीक है, क्लियर है? चलिए देन क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। लेट अस लर्न। नया टॉपिक स्टार्ट है लेट अस लर्न, जिसके अंदर फर्स्ट है मैच द पिक्चर्स ऑफ द फार्मिंग इम्प्लीमेंट गिवन इन कॉलम 1। आपको इन पिक्चर्स को मैच करना है फार्मर के इम्प्लीमेंट के साथ विद देयर यूज इन कॉलम 2 एंड द ब्लैंक्स इन कॉलम 3 टू कंप्लीट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट। देखो, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करो और फिर उसका क्या नाम है, नाम लिखो सिंपली। ठीक है, करेंगे बच्चे। देखो फर्स्ट वन है देखिए बच्चे, फर्स्ट है हमारा साइथ, अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल विद मेटल टीथ फॉर कलेक्टिंग हे और लीव्स। इसमें क्या आएगा बच्चे? ये क्या है? ये है हमारा, पहले तो इनको मैच कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम 3 के अंदर देखेंगे S-CKLE, ये है बच्चे सिकल। सेकंड है
SCYTHE, जो कि है साइथ, है ना। तो फर्स्ट को हम साइथ के साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन में आ जाएगा प्लग, PLOUGH, कॉलम्स को पहले फिल कर लेते हैं। फोर्थ वन है ट्रॉवल, TROWEL। फिफ्थ वन है रैक, RAKE, एंड सिक्स्थ वन वी हैव स्पेड, ठीक है। क्लियर है बढ़िया से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम करेक्ट चूज करने हैं फ्रॉम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स के लिए, है ना। गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स बिलो, ये जो आपको बॉक्स दिया हुआ है इसमें से सर्कल द वर्ड और द फ्रेज इन द sentences that help you to infer the meaning. One example has been done for you. एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। सर्कल द वर्ड और द फ्रेज इन द सेंटेंस दैट हेल्प यू टू इन्फर द मीनिंग, मतलब उस वर्ड को भी सर्कल करना है जिसकी हेल्प से आप ये मीनिंग को पता लगा पाए, लाइक, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास, The king was beneficent to the poor because he took good care of them. तो अंडरलाइन वर्ड है बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट का सिनोनिम होता है बच्चे काइंड, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट दिया गया है, he was munificent towards the needy and denoted a lot of their health care. He was a munificent, munificent उदार, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे जेनरस, है ना। म्यूनिफिशिएंट की जगह हम यहाँ कौन सा सिनोनिम यूज कर सकते हैं इस बॉक्स से, जेनरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब all his friend gave him saucer by supporting him with the money. When he lost his job, all his gave him saucer by supporting him with money. So saucer का सिनोनिम क्या हो सकता है जी, help, saucer help, ठीक है। फोर्थ वन है, when the sun rays came in the dark room, the whole room was full of radiance. When the sun rays came in the dark room, the whole room was, अरे कहाँ गया, whole room was full of radiance, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ क्या आएगा, ब्राइटनेस। क्लियर, बढ़िया से क्लियर है। चलिए फिफ्थ वन देखेंगे, द लिटिल गर्ल वॉज स्पीचलेस with ineffable joy when she got her birthday gift from her aunt. So ineffable की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं indescribable, indescribable, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, यू हैव लर्नड अबाउट some archaic word. Some more archaic words are given below. Refers to our dictionary to find commonly used word which are similar in meaning. देखो archaic words क्या होते हैं एक्चुअली, मतलब वो जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे इस पोएम में देखिए, 2 का मतलब यू होता है, 8 का मतलब आर होता है, इस तरीके से, ठीक है। सो फर्स्ट है म्यूरो। म्यूरो का आज के टाइम में क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, म्यूरो मतलब टुमारो, म्यूरो मतलब कि टुमारो, ठीक है। सेकंड है हीदर। हीदर का मतलब क्या होता है जी, हेयर, हीदर हेयर, ठीक है। थर्ड वन है कोथ। कोथ का मतलब होता है सैड, कोथ का मतलब होता है सैड, कहा, एसिडी सैड नहीं, SAID सैड। फोर्थ वन है बैटविक्स्ट। बैटविक्स्ट का मतलब आज के टाइम में होता है बिटवीन। बैटविक्स्ट को हम समझते हैं बिटवीन के तरीके से, ठीक है। एंड फिफ्थ वन वी हैव यंडर।
यंडर का मतलब होता है ओवर देयर, यंडर ओवर देयर. सो म्यूरो टुमारो, हाइदर हेयर, कोथ सेड, betwixt between, yonder over there. क्लियर? बढ़िया से. चलिए देन, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लिसन, सुनना है. लिसन टू द फर्स्ट है लिसन टू द टॉक अबाउट पैडी कल्टिवेशन. As you listen, number of event in the correct order in which they happened. इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है जो हुए. ट्रांसक्रिप्ट फॉर पेज नंबर 209, ये पेज नंबर 209 पर है, इसको आपको देखना है. ठीक है. जैसे ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग, नेक्स्ट है प्लगिंग ऑफ सॉयल, थर्ड है थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन्स, फोर्थ है पेडलिंग ऑफ लैंड, फिफ्थ है हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी, सिक्स्थ है irrigating the field, एंड सेवंथ है माइलिंग ऑफ राइस. तो अगर हम इनको सीक्वेंसली लगाएं तो बच्चे फर्स्ट वन क्या रहेगा हमारा, प्लगिंग ऑफ सॉइल, है ना. सेकंड वन क्या रहेगा, पुडलिंग ऑफ लैंड. थर्ड वन क्या रहेगा, इरिगेटिंग द फील्ड. फोर्थ वन क्या रहेगा, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग. फिफ्थ वन क्या रहेगा, हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी. सिक्स्थ वन क्या रहेगा, थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन. एंड सेवंथ वन क्या रहेगा, माइलिंग ऑफ राइस. क्लियर? बढ़िया से. चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नाउ लिसन टू द टॉक अगेन. उनकी बातचीत को वापस सुनो. एज यू लिसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. जैसे आपसे सुना उसके हिसाब से चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दैट फॉलो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है. ठीक है. सो फर्स्ट है बच्चे, हम आपको ये डायरेक्टली बताएंगे. ठीक है. फर्स्ट है व्हाट इज द मेन स्टेप इन प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस. मेन स्टेप क्या होता है प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस. मेन स्टेप क्या होता है, फर्स्ट प्लगिंग द सॉइल, सेकंड क्लियरिंग द सॉइल, थर्ड प्यूडलिंग द सॉइल. क्या होता है जी, थर्ड वन करेक्ट है, प्यूडलिंग द सॉइल. ठीक है. व्हाट इज द मेन स्टेप इन प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, तो इसका थर्ड वन है प्यूडलिंग द सॉइल. ठीक. क्वेश्चन 2 है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर राइस सीड to grow into seedling before being transplanted. How long does it take for rice seed to grow into seedling before being transplanted? इसमें क्या आएगा जी, 2 to 3 week. सेकंड है 4 to 5 week और थर्ड है 6 to 7 week. करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन विच इज 4 to 5 weeks. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है why is drying rice grain important after threshing? Why is drying rice grains important after threshing? First है to get rice seeds for plantation. Second है to separate the rice grain easily. या फिर थर्ड है to store the rice grain for longer. बताइए. देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, to store the rice grain for longer. ठीक है. क्लियर है. चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक ये एक्चुअली लेट अस स्पीक. लेट अस स्पीक के अंदर फर्स्ट है इन इंग्लिश सम लेटर आर नॉट प्रोनाउंशिएटेड इन सर्टेन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल in words like knife, knowledge and no, the first letter K is not pronunciate. देखो इंग्लिश के बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ वर्ड्स प्रोनाउंशिएट नहीं किए जाते. जैसे नाइफ में के नाइफ नहीं बोलते हम लोग, के नॉलेज नहीं बोलते, नॉलेज बोलते हैं. नो में के नो नहीं बोलते, सिर्फ नो बोलते हैं. तो यहाँ पर के प्रोनाउंशिएट नहीं होता. लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर सच एग्जाम्पल. और भी कुछ एग्जाम्पल देखने हैं.
In the word given below, the letter N is silent when it appear with M at the end of the word. देखो यहाँ हाइमन है, एन साइलेंट है जबकि हम हाइमन बोल रहे हैं, हाइम बोल रहे हैं, है ना. नेक्स्ट है कॉलम, नेक्स्ट है ऑटम एंड नेक्स्ट है सोलम. ठीक है. नाउ से दिस वर्ड अलाउड. अब इन वर्ड्स को तेजी से बोलना है, तेज तेज बोलो सिंपली. Next, in the words given below with letter B is silent when it appear with M. Worm, worm, sorry, worm नहीं बोलते, worm बोलते हैं. B silent हो गया. Tom, bomb, climb, com. ठीक है. Now say this word aloud. इन words को तेजी से बोलना है, so do it yourself. Next question है. In our country, harvest is celebrated with the preparation of delicious dishes. Work in groups and make a presentation or on any popular dish made during the harvest festival in your region. Use the prompt given in the box to make your presentation. Make sure that all the members share their views. In our country, harvest is celebrated with preparation of delicious dishes. Harvest celebrate होता है बहुत सारी delicious dish बनाकर. वर्किंग ग्रुप में वर्क करना है और एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है एक पॉपुलर डिश पर जो कि हार्वेस्ट के फेस्टिवल में आपके एरिया में बनाई जाती हो. यूज द प्रॉम्प्ट गिवन इन द बॉक्स टू मेक योर प्रेजेंटेशन. एक आपको बॉक्स में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है. मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर शेयर देयर व्यूज. मेक श्योर करना है कि सारे मेंबर अपने व्यूज शेयर करें. इंक्लूड द फॉलोइंग. आप उसमें ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, जैसे What is the dish called? उस डिश को क्या कहते हैं? Is it known by any other name in other part of India? और उस डिश को भारत में किसी और जगह पर उसको क्या किसी और नाम से भी बुलाते हैं क्या? Second, what ingredient are used to make the dish? उस डिश को बनाने के लिए क्या क्या लगता है? Third, how is the dish prepared? डिश बनती कैसे है? How is the dish served? वो डिश सर्व्ड कैसे होती है? What does the dish taste like? उसका टेस्ट कैसा होता है? What is a special ritual related to preparation of dish? उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल रिचुअल क्या है? Describe any special memory associated with the preparation of the dish. उससे रिलेटेड एक कोई भी आपकी मेमोरी उस डिश को बनाते वक्त थी तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? सो ग्रीट द ऑडियंस इस तरीके से बनाना है. ग्रीट द ऑडियंस, इंट्रोड्यूस द मेंबर ऑफ योर ग्रुप एंड द टॉपिक. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन. स्पीक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. डिस्क्राइब द डिटेल. कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन और थैंक्स द ऑडियंस. इस तरीके से करना है. प्रेजेंटेशन तैयार करवाए देते हैं बच्चे. देखो कैसे लिखेंगे. गुड मॉर्निंग respected principals, teacher and friends. Today we, Asha, Ravi and I are here to tell you about this delicious dish made during our harvest festival, Pongal, also known as Vain Pongal in Tamil Nadu. It is made of rice, moong dal, ghee, pepper, cumin, ginger and cashews. Rice and dal are boiled together, then tempered with spices in ghee. It is served usually hot with chutney or sambar or bananas leaves. It tastes savourily, warm and mildly spicy with a rich aroma. It is offered to the sun god during Pongal festival. Every year, our grandmother makes it early in the morning and we eat it together as a family. Finally, I had like to say that Pongal is not just a dish, it is a tradition that brings our family together. We hope you enjoyed learning about our harvest dish. Thank you very much for listening to our presentation. Clear? इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बनानी है. ठीक है, बढ़िया से. चलिए बढ़िया से. ठीक है, तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन है लेट अस राइट और उसके बाद लेट अस एक्सप्लोर और फिर हमारा टॉपिक ख़त्म.
देखो जी, लेटेस्ट राइट के अंदर है, टॉपिक नहीं चैप्टर खत्म। क्रिएटिव स्लोगन्स आर यूज्ड टू स्प्रेड अ मैसेज टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। सम एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। देखो, क्रिएटिव स्लोगन आर यूज टू स्प्रेड अ मैसेज, मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, कोई मैसेज को फैलाने के लिए क्रिएटिव स्लोगन यूज किए जाते हैं टू कैप्चर द रीडर अटेंशन। कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हैं, एजुकेशन इज द की, अनलॉक योर डेस्टिनी। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। नेक्स्ट, लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। नेक्स्ट, go green by keeping the plant clean. नेक्स्ट है अब इसके आगे, your school wishes to express gratitude to the farmer who play an important role in providing us the food of on our planet. हमारा स्कूल चाहता है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, धन्यवाद एक्सप्रेस करना फार्मर के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने हमें खाना देने के लिए इस पूरे प्लेनेट, हमारी प्लेट को, है ना। ड्राफ्ट ए क्रिएटिव स्लोगन टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। एक स्लोगन बनाना है जो कि स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाया जा सके। क्या स्लोगन हम बना सकते हैं? रिमेंबर टू, ध्यान रहे। फोकस ऑन द मेन आइडिया टू बी एक्सप्रेस्ड, ध्यान रहे कि मेन आइडिया एक्सप्रेस होना चाहिए, सिंपल उस पर फोकस करना है। यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। बी कंसाइज, इन शॉर्ट होना चाहिए। एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, अपने आप को एक्सप्रेस करना है कुछ ही शब्दों में, मतलब लिमिटेड वर्ड्स के साथ आपको एक अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेस करना है। आंसर क्या हो सकता है, मतलब स्लोगन किस टाइप से हो सकते हैं? लाइक नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर नो फूड। और हो सकता है जी, फार्मर्स मेक अर्थ स्माइल, फार्मर की वजह से हमारा ये जो पृथ्वी है वो खुशहाल है, नहीं तो फार्मर मेक्स अर्थ स्माइल। फर्स्ट हो सकता है नो फार्मर नो फूड, एंड और हो सकता है जी फार्मर मेक अर्थ स्माइल। आप इन स्लोगन को चार्ट पेपर पे भी बना सकते हो और उसको डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट, विच इज़ लेट अस एक्सप्लोर। देख लेंगे इसमें क्या है। बच्चे, लेट अस एक्सप्लोर के अंदर है, कुछ भी हमें एक्सप्लोर ही करना होगा, हमें पता है, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। देखो, फर्स्ट है, मिलेट्स are a varied group of small seeded grass. Millets are a varied group of small seeded grass. They have more fibers and minerals than other cereals. Cereals दालें नहीं, cereals अनाज sorry. Millets have been a part of Indian cuisine for years. They have been rediscovered worldwide as superfood. ठीक है, रीड द इंफॉर्मेशन ऑन पर्ल माइलेट गिवन बिलो। आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी है, इसको तो आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, यूज द लिंक गिवन बिलो टू नो मोर अबाउट द अदर काइंड ऑफ माइलेट्स। आपको यहाँ बच्चे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को यूज करके आप माइलेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग तरीके के वो माइलेट्स के बारे में जान सकते हैं। क्लियर है? सेकंड है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। आपको 4 के ग्रुप में काम करना है एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, और आपको बच्चे ये एक्टिविटी फॉलो करनी है, मतलब कंप्लीट करनी है। जैसे फर्स्ट है, फाइंड आउट इफ माइलेट्स आर अ पार्ट ऑफ योर क्यूशाइन। फाइंड आउट, पता करो अगर माइलेट्स आपके क्यूशाइन का पार्ट हो, क्यूशाइन मतलब आपके खान पान का, आपके भोजन का अगर पार्ट है तो पता करना है। सेकंड है, फाइंड रेसिपीज विद माइलेट्स एंड कंपाइल दैम इनटू अ बुकलेट। रेसिपीज फाइंड करनी है। नेक्स्ट है, क्रिएट अ रेसिपी ऑफ योर चॉइस, और एक रेसिपी आपको अपनी चॉइस की क्रिएट करनी है। ठीक है, ये तो आपका खुद से काम रहेगा, सो डू इट योरसेल्फ। ठीक है जी। सेकंड है, सॉन्ग्स रिलेटेड टू द हार्वेस्ट सीजन फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज।
जो सॉन्ग्स होते हैं हार्वेस्ट सीजन के, वो हमारे कल्चर का और हमारे हेरिटेज का पार्ट होता है ना। टॉक टू द एल्डर्स इन योर हाउस, अपने घर में अपने बड़ों से बात करो। एंड लर्न अ सॉन्ग संग ऑन अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, और कुछ सॉन्ग्स लर्न करो जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल पे गाए जाते हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपको बच्चे उसको अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ क्या करना है, देन शेयर करना है। क्या? वो सारे सॉन्ग जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पर गाए जाते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पर गाए जाते हैं, ठीक है। देन कंपाइल ऑल द सॉन्ग्स टू क्रिएट अ सॉन्ग बुक विद द हेल्प ऑफ टीचर, और सारे सॉन्ग्स को कंपाइल करके आपको क्या करना है, एक सॉन्ग बुक बनानी है अपने टीचर की हेल्प से, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर, क्लियर है? आई होप बढ़िया से क्लियर है, ठीक है। अगर ये लेट अस एक्सप्लोर बढ़िया से क्लियर है तो बच्चे इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर इसी यूनिट 4 का, विच इज़ वेटिंग फॉर द रेन। रेन का वेट करते हुए, मतलब जो भी ये चैप्टर है इसको देखेंगे, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज का वीडियो पसंद आए हो बच्चे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि बच्चे आपको यहाँ पर बहुत सारा, इतना सारा कंटेंट मिलेगा। 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस का आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस मिलने वाला है, तो कहीं और किसी चैनल पे क्यों जाना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ बच्चे नेगेटिव कमेंट मत किया करो किसी भी वीडियो पे। वीडियो नहीं पसंद आती आप स्किप करके किसी और टीचर के वीडियोस पर जा सकते हो, ठीक है। किसी ने फोर्स नहीं किया ना कि आप यही वीडियो देखो, लेकिन प्लीज़ आपके लिए कोई इतना वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा है, आपको कोई इतना मेहनत से पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू सो मच।